जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों आपको हम आज की वीडियो में बताएंगे कि सार्क विदाउट इंडिया फेल किस तरीके से। दोस्तों पाकिस्तान और चाइना और बांग्लादेश मिलकर के दोस्तों एक नया संगठन यानी कि जो पुराना सार्क था उसको वापस से रीएक्टिवेट कर रहे हैं, लेकिन उसमें इंडिया को शामिल नहीं किया जा रहा है। यानी कि इंडिया खुद शामिल नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता रहता है उसी तरीके से इंडिया उसमें शामिल होना नहीं चाहता है। तो दोस्तों क्या ये सार्क बन पाएगा या फिर टूट जाएगा? तो दोस्तों कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान और चाइना मिलकर के कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें नेपाल, श्रीलंका और भूटान ने मना कर दिया है। तो सार्क विदाउट इंडिया के फेल है किस तरीके से। चलिए दोस्तों आज करते हैं पूरी बात, पूरी चर्चा रहेगी। दोस्तों आपको थोड़ा सा ब्रीफ करा देता हूँ पहले किस किस चीज़ में हम आपको चर्चा करेंगे। चीन की सार्क माइनस इंडिया साजिश नाकाम हुई है। सबसे पहले दोस्तों चीन की साजिश थी भारत को घेरने के लिए। चीन, पाक और बांग्लादेश मिलकर के एक तिकड़ी बनाने वाले थे। किस तरीके से उसको हम बताएंगे। इनका लक्ष्य क्या था कि सार्क में से इंडिया को हटा दिया जाए और हम एक नया संगठन बनाएं, वो पूरा वापस से आपको समझाएंगे। और इसमें पाकिस्तान की अहम भूमिका थी, जो चीन ने यूज़ किया था उसको शतरंज के जैसे। उसी के बाद दोस्तों हकीकत किस तरीके से विफल रही, इंडिया का कितना शेयर मार्केट है या कितना व्यापार करता है, और चीन का कर्ज जाल की वजह से कैसे दूसरे कंट्री डर गए थे और भारत संकट में हमेशा उनके साथ खड़ा रहता था। दोस्तों ये आपको हम पूरी बताएंगे। चलिए दोस्तों करते हैं शुरुआत। चीन का भारत रहे चार का सपना क्यों दक्षिण एशिया ने कहा नहीं। दोस्तों पूरे दक्षिण एशियाई देशों ने कहा दिया। भारतीय उपमहाद्वीप में चीन, पाक, बांग्लादेश धुरी की विफलता का एक रणनीतिक विश्लेषण है, उसको हम करने जा रहे हैं पूरा। तो दोस्तों चीन की रणनीति की भारत को उसके अपने आंगन में घेरना था। उसका पहला लक्ष्य था भारतीय उपमहाद्वीप में भारत के सदियों पुराने दबदबे को चुनौती देना, भारत को एक क्षेत्रीय शक्ति तक सीमित करना ताकि वे कभी भी एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में चीन को चुनौती ना दे सके। और तीसरा लक्ष्य था इस क्षेत्र में खुद को भारत के एकमात्र विकल्प के रूप में स्थापित करना। किसका दोस्तों? चीन का। दोस्तों अब दोस्तों ये पूरी तिकड़ी चली थी अकेले चीन की नहीं थी दोस्तों, ये पूरी चाल होती है स्टार्ट ऑपरेशन सिंदूर के बाद से और शेख हसीना के भारत आने के बाद से। दोस्तों इसमें रणनीतिकार था चीन और पारंपरिक पारंपरिक प्यादा बना था कौन? पाकिस्तान। और नया प्रतियोगी कौन आया? बांग्लादेश। दोस्तों चीन की महत्वाकांक्षा थी कि इस दरी से कि पूरा तरीके से उसका रणनीतिक समर्थन चीन का था, लेकिन भारत को संतुलित करने के लिए चीन का लंबे समय से सहयोग रहा है पाकिस्तान। और स्रोतों के अनुसार उनका चीन के लिए कोई महत्व नहीं है। चीन का बस वो इंडिया को काउंटर के लिए करता है पाकिस्तान का प्रयोग चीन। और दोस्तों छोटा पाकिस्तान बनने की होड़ में यह साबित करने के लिए कि वह भी चीन को वही रणनीतिक लाभ दे सकता है जो पाकिस्तान ने दिया, वह भी पाकिस्तान की राह पर निकल गया और भारत को घेरने के लिए इन तीनों ने ग्रेट गेम की तिकड़ी बनाई। दोस्तों दोस्तों कैसे फेल हुई चलो बताते। दोस्तों दोस्तों पहला कदम था भारत रहे सार्क की नींव रखना। दोस्तों पाकिस्तान के उप मुख्यमंत्री हैं इसाक डार, उसने कहा था कि हमें एक ऐसे सार्क की ज़रूरत है जो किसी एक देश की सनक से ना चले। दोस्तों आप समझ रहे हो किस देश की सनक, यानी कि उनका सीधा सीधा इशारा था कि भारत के बिना भी हम कर सकते हैं। दोस्तों ये कहाँ पर हुए थे? कुनमिंग में चीन यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक त्रिपक्षीय सहयोग हुआ। त्रिपक्षीय सहयोग तंत्र का गठन किया गया। दोस्तों इसमें विस्तार की योजना बनाई थी दोस्तों कि हम मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे अन्य देशों को भी इस समूह में शामिल करेंगे और उसे एक सार्क के जैसा संगठन बनाएंगे, लेकिन बाकी की अदर्स कंट्री ने मना कर दिया था। दोस्तों क्या हुआ था कि चीन की योजना दीवार से टकराई और कोई खरीदार नहीं मिला, क्योंकि दक्षिण एशिया के अन्य प्रमुख देश नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका ने इस भारतीय विरोधी समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया। यह चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश धुरी के लिए एक बड़ा रणनीतिक झटका है। ये देश जैसे कि चीन हो, नेपाल हो, नहीं नेपाल, श्रीलंका और वो जिनका झुकाव सबसे ज़्यादा भारत की तरफ है। दोस्तों क्योंकि उन देख चुके हैं कि नेपाल, श्रीलंका और भूटान में हमेशा से क्राइसिस जब जब आया तो भारत ने मोर्चा संभाला है। और भारत ने अभी आपने देखा होगा 2022 में श्रीलंका के लिए कैसे पैसे मुहैया कराए थे, कैसे सहायता करी थी, नेपाल के लिए भी, और पूरा मालदीव में भी आपने देखा होगा जब इंडिया बॉयकट चला था। तो दोस्तों ये इन्होंने मना कर दिया। अब दोस्तों जानते हैं कारण नंबर 1 क्यों मना किया था।
आर्थिक और वास्तविकता जिसे चीन का प्रतिस्थापन नहीं कर सकता है, यानी कि भारत के साथ व्यापार पर अत्यधिक निर्भरता है किसकी? भूटान और नेपाल की दोस्तों। नेपाल का 65% व्यापार होता है, वहीं भूटान का 80% व्यापार किसके साथ होता है? भारत के साथ में। और श्रीलंका और मालदीव के साथ में दोस्तों 20% और 30% होता है। व्यापार भारत के साथ जीडीपी का 40% हाइड्रो निर्यात करता है। कौन दोस्तों? भूटान करते हैं दोस्तों। 40% किसके साथ? भारत के साथ में। 80% व्यापार। अब दोस्तों जानते हैं कारण नंबर 2, भारतीय प्रतिक्रिया का डर है कि भारत को नाराज करने का जोखिम कौन उठाएगा। क्योंकि दोस्तों ये हमेशा ये बाकी का देश कहते हैं कि हम तटस्थ नहीं हैं, इस समूह में होना मल्टी अलाइनमेंट नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट भारत विरोधी रुख माना जाएगा। क्योंकि जैसे ही ये सार्क बनेगा तो ये सभी लोग हो जाएंगे, तो इसमें सीधा सा हो जाएगा कि ये भारत के विरोधी हैं और भारत का विरोध होगा, तो भारत शामिल नहीं होगा। तो इन लोगों को लगता है कि भारत फिर हमसे भी कटौती कर लेगा। संभावित परिणाम क्या होंगे कि आर्थिक प्रतिबंध लगेंगे, जैसे भारत ने बांग्लादेश पर लगाया, अभी कपड़ा का निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों आपको बता दूं, एक बिमस्टेक करके और एसयू जैसे मंचों पर कूटनीतिक अलगाव हो जाएगा। भारत इनकी आवाज़ नहीं उठाएगा, हमेशा इनके विरोध में रहेगा, इनको कभी शामिल नहीं होने देगा। पश्चिमी नेतृत्व वाले पश्चिमी समूह और विकास के बैंकों में भारतीय प्रभाव के कारण समर्थन की हानि होगी दोस्तों। इनसे जितने भी एशिया डेवलपमेंट बैंक हो गए या ब्रिक्स बैंक कोई भी हो गए, उनसे इनको लाभ नहीं मिलेगा और कर्ज नहीं देने देगा। भारत इनको हमेशा सपोर्ट करता है, अब बाकी का इनको सपोर्ट नहीं करेगा, ये इनको डर है। और दोस्तों अब आता है कारण नंबर 3, जो कि सबसे मेन है, चीन का असली चेहरा है दोस्तों, कि कर्ज का जाल में फंसाना फिर धोखा देना दोस्तों। जैसा कि आपने श्रीलंका में देखा होगा कि 2022 में दिवालिया हुआ था, 80% कारण चीन का कर्ज था। संकट में चीन ने नहीं, भारत ने मदद की थी। उसके बाद में मालदीव में दोस्तों आपने देखा होगा जीडीपी का 40%, यानी कि $1.4 ट्रिलियन चीन का कर्जदार है अभी भी। कौन? मालदीव। नेपाल ने लेकिन दोस्तों बीआरआई का सदस्य बनने से केवल इनकार कर दिया कि हमें कोई भी तुम्हारा कर्ज नहीं चाहिए, तुम केवल खैरात में देना चाहो तो हमें दे सकते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपके कर्ज की, ना हमें कोई बीहर आएगी। अब दोस्तों मेन कारण है, चौथा कारण दोस्तों, जो भारत बताता है कि जब बेहद रास्ते मौजूद हैं तो इस दूरी की ज़रूरत क्या है। पाकिस्तान के बिना क्षेत्रीय सहयोग पहले से ही है दोस्तों। बिमस्टेक हो गया दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है, जिससे आर्थिक अवसर बढ़ते हैं और जुड़ाव देते हैं दोस्तों। बीबीएन है बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल दोस्तों, परिवहन और कनेक्टिविटी पर केंद्रित एक सफल और उप क्षेत्रीय पहल है दोस्तों, जैसे कि भारत से जाते हैं तीनों में, किसमें? बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के लिए। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है दोस्तों, ये समुद्री सीमा पर केंद्रित एक प्रभावी मंच है दोस्तों। ये सब कुछ होने के बावजूद ये देश नहीं चाहेंगे कि हम अलग से अलाइनमेंट बनाएं जिसमें भारत को बैकफुट पर रखा जाए, यानी कि भारत शामिल ना हो और फिर वापस से इनको परेशानी हो, तो ये लोग नहीं चाहेंगे दोस्तों। अब दोस्तों जानते हैं कि अब भारत के बिना दक्षिण एशिया अधूरा क्यों है दोस्तों। दोस्तों सार्क में जीडीपी का लगभग 80% जनसंख्या किसकी है? भारत की है दोस्तों। भूगोल की वास्तविकता केवल भारत ही नहीं, इन देशों को भौगोलिक रूप से जोड़ता है कि भारत के बिना नेपाल, भूटान का बांग्लादेश से कोई संपर्क नहीं है। आप समझ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बांग्लादेश को नेपाल, भूटान जाना है तो भारत में जाना जरूर पड़ेगा। अर्थव्यवस्था का पैमाना है 60% जीडीपी, 80% आबादी भारत से दोस्तों। भारत के बिना कोई भी क्षेत्रीय समूह टिकाऊ या सार्थक नहीं हो सकता, क्योंकि भारत इन सभी के सेंटर में आता है दोस्तों। लेकिन ये खतरा टला नहीं है दोस्तों। चीन, पाक, बांग्लादेश दूरी एक स्थायी चुनौती है दोस्तों। अगर ये ऐसा ही चलता रहा, अन्य देश शामिल नहीं हुए, ये त्रिपक्षीय समूह भारत के लिए एक स्थायी रणनीतिक वास्तविकता है दोस्तों। कैसे कि भारत की 3 मोर्चों पर घेराबंदी का प्रयास है, पश्चिम पाकिस्तान, उत्तर चीन, पूरब में बांग्लादेश। दोस्तों आने वाले समय में भारत को 3 फ्रंटों पर लड़ना पड़ेगा दोस्तों, इन तीनों दोस्तों से। भारत की असली शक्ति विश्वसनीय और पड़ोसियों का विश्वास है। चीन की चेकबुक डिप्लोमेसी से सामने भारत का पड़ोसी पहले की नीति एक विश्वसनीय और भागीदार होने का मॉडल मजबूत करती है। चीन हमेशा चेकबुक के हिसाब से अपने दोस्त बनाता है, जबकि भारत है कि मेरे नेबरहुड फर्स्ट होता है। दक्षिण एशिया के देशों ने स्पष्ट कर दिया है कि बुरे वक्त में एक भरोसेमंद दोस्त ही साथ देता है, ना कि कोई अन्य विकल्प। जिस तरीके से आप ऑपरेशन दोस्त देख सकते हैं दोस्तों, हमने श्रीलंका के लिए चलाया हुआ है, कितनी सारा टन सप्लाई किया हुआ है। हमने मुसीबत में अफ़गानिस्तान के लिए चलाया है, नेपाल में भूकंप आया जब चलाया,
और भूटान को हम हमेशा देते रहते हैं। यह दूरी भारत की आंतरिक कमजोरी का इंतजार करेगी दोस्तों। आने वाले समय में कि कभी भी भारत में अगर कमज़ोर सरकार आती है तो हम वापस से मिल कर के जितने भी भारत के अलावा ये देश हैं इनको सबको एक एक करके शामिल कर लें, तो ये पूरे आर्थिक रूप से मजबूत बने रहना एक भारत की एक चुनौती रहेगी दोस्तों। दोस्तों धन्यवाद। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट में लिखें, हम आपको जवाब देंगे। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, आपको मिलते दोस्तों भारत से पंखा नोवा डेप ट्रिप है दोस्तों। ये हमेशा भारत से पंगा लेंगे तो हमेशा इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, मिलते हैं, शुक्रिया।